हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हमारे पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर बैच का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट पॉलिसी के बारे में। अभी इनिशियल डेज के अंदर मैं आपके लिए कुछ सेशन फ्री में लेकर आऊंगा यूट्यूब के ऊपर, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाए इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने का, और साथ ही साथ आपको कंटेंट की क्वालिटी के बारे में भी एक आइडिया मिल जाए। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर, क्रेडिट पॉलिसी के टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, तो आप उसको फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पे जाके, सीए रमन लूथरा क्लासेस। ये जो टेस्ट बनाए जाते हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करके बनाए जाते हैं। जो लेक्चर 1 था हमारा प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग का, उसके ऊपर भी टेस्ट सबके लिए ओपन है। अराउंड 70 स्टूडेंट्स उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, तो आपको भी टाइमली इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। टेस्ट का शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। 23 मार्च तक आपका हर एक टॉपिक के ऊपर टेस्ट लिया जाएगा। डिटेल टेस्ट होगा ये। आप डाउट्स भी मेरी एप्लीकेशन पे जाके पूछ सकते हैं। हम सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उनको चेक कर सकते हैं। इन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम को क्रैक किया था हमारे कोर्सेज को रेफर करके। आप भी इस बार कोर्स को रेफर करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है? आप मेरी एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको सारे के सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर कोर्स का बैच, इसमें कंटेंट सेक्शन। कंटेंट सेक्शन में दो फोल्डर है, एक ओल्ड एमसीक्यू है, वो प्रैक्टिस के लिए है। फर्स्ट फोल्डर है आपका लेक्चर्स, जो आप लेक्चर्स को रेफर करने हैं आपको एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है तो, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, तो लेक्चर देखना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका एमसीक्यू टेस्ट। इसके अंदर आपको स्केड्यूल भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। बेसिक्स ऑफ क्रेडिट के अंदर फर्स्ट जो आपका टेस्ट है, वो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग का आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस सेशन के ऊपर, क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर भी आप जाके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक टॉपिक है, इनमें जो एमसीक्यू का नंबर है वो थोड़ा सा कम रहने वाला है। जो टेक्निकल टॉपिक्स आएंगे वहां पर एमसीक्यू का नंबर काफी बढ़ा दिया जाएगा। जो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग का टेस्ट हुआ है, उसका रिजल्ट आपके सामने अप्रोक्सीमेटली, मतलब टोटल में अभी तो 72 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर चुके हैं इस टेस्ट को। 16 क्वेश्चन है, 32 हाईएस्ट मार्क है। राहुल ने इस एग्जाम को टॉप किया, एक ही स्टूडेंट फुल मार्क लेकर आया 32। बाकी अंकित रॉय सेकंड है, 30 नंबर लेकर आए। सुनील कुमार 29.5, अभिषेक पाटिल 29.5 एंड भाग्यश्री 27.5। जो आपका क्वेश्चन का लेवल है वो इजी नहीं है। अगर आपके भी कम नंबर आते हैं तो घबराने की बात नहीं है। जब आपको पूरा व्यू मिल जाएगा, एक पूरी नॉलेज मिल जाएगी क्रेडिट की, मैनेजमेंट की, तब आपके स्कोर्स ऑब्वियसली बेटर होंगे आगे जाके। चलिए, इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। आपको हम लेके जाएंगे अब सेकंड लेक्चर की तरफ, क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर। ओके जी, एंजॉय द लेक्चर। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट पॉलिसी के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर है, थ्योरेटिकल लेक्चर है। आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। और क्या पता एग्जामिनेशन में एक आधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए, हमें तो सब कुछ पढ़ के जाना है ना। चलो, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है। इस टर्म के अंदर आ रहे हैं दो वर्ड, एक क्रेडिट और एक पॉलिसी। सर, पॉलिसी वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है। हम सबने इंश्योरेंस की पॉलिसियां ले रखी है। अब जैसे ही हमने पॉलिसी ली, एक डॉक्यूमेंट आया पॉलिसी का, और उसमें लिखी हुई थी बड़ी सारी बातें। एक बात लिखी हुई थी कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इन केस जिस पर्पस के लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा है, अगर आपका क्या कहते हैं वो इवेंट होता है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आपकी रूम की रेंट की पर डे की लिमिट लिखी हुई थी उसके अंदर। ऐसे ही बड़ी सारी बातें लिखी हुई थी। सर, पॉलिसी की अगर और बात करें, तो जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग में एक पॉलिसी वहां पे लिखी होती है कि भाई 30 डे का रिटर्न हो सकता है, नो रिफंड वाली पॉलिसी है, नो एक्सचेंज वाली पॉलिसी, बड़ी सारी बातें लिखी होती है। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस है, एक कंपनी स्पेसिफिक। अगर आप मिंत्रा की बात करो, तो 30 डे का रिटर्न एक्सचेंज वो प्रोवाइड करता है, तो ये उस कंपनी की पॉलिसी है। वहीं अगर बात करो अमेजोन की, तो वो कहता है 7 डेज में रिटर्न एंड एक्सचेंज की बात करता है, वो उस कंपनी की पॉलिसी है। तो एक कंपनी की पॉलिसी, तो पॉलिसी क्या है वैसे तो गाइडलाइंस है, एंटिटी स्पेसिफिक। और ये डिजाइन कौन करता होगा? ऑब्वियसली जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं ना, जो बिजनेस करवा रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट बैठा है, वो पॉलिसी बनाता है कि एक कंपनी, एक एंटिटी कैसे वर्क करेगी। अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट की पॉलिसी क्या होता है। सर, क्रेडिट का मतलब है उधार। उधार है ना। अब अगर बात करें, आप और मैं बैंकर्स बनने वाले हैं, तो हम दे रहे हैं उधार किस चीज का? पैसे का। हम सीधा पैसे को दे रहे हैं, पैसे को वापस लेंगे बाद में इंटरेस्ट के साथ, हम उधार दे रहे हैं, क्रेडिट। अब क्रेडिट की पॉलिसी का क्या मतलब है? देखो, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है बैंक्स को, हाँ जी, आप पैसे का मूवमेंट का ध्यान रखो, आप डिपॉजिट्स लो और फिर पैसे को लेंड करो, क्रेडिट पे दो।
ठीक है जी। तो आरबीआई रेगुलेशंस लगाता है कि इन रेगुलेशंस को मानते हुए आप अपने वाला बिजनेस करो लेंडिंग का। अब जो बैंक्स हैं, बैंक्स कहते हैं हाँ जी, अब मैं एक पॉलिसी डिजाइन करूंगा, एक क्रेडिट की पॉलिसी है, ये डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट को फॉलो करके मेरे जो लोन के ऑफिसर्स हैं, जो लेंडिंग का काम कर रहे हैं, जो क्रेडिट ऑफिसर्स हैं, वो पैसे को उधार पे देंगे। अब ये पॉलिसी जो बनी होगी, ये आरबीआई की रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनी होगी ना। आरबीआई जो बात कह रहा है उसके अगेंस्ट ना चले जाएंगे। तो आरबीआई की बात को मानते हुए हर एक बैंक अपनी एक क्रेडिट पॉलिसी बनाएगा जिसके अंदर उधार देने की बातों के बारे में लिखा होगा। अगर क्रेडिट पॉलिसी की डिटेल्स में जाए जी, लोन देना ना, तो उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए। बात करें तो वहां पर मेन बात जो हमें समझ में आती है कि क्या कहते हैं, लोन सैंक्शन करने की पावर किसके पास होगी। अगर बात करें तो किस किस टाइप के लोन की असेसमेंट कैसे होगी, मतलब कितना लोन दिया जा सकेगा, तो वो सारी बातें लिखी होंगी ना। और क्या बातें हो सकती है, और इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ। मोटी मोटी बात तो ये होगी ना कि लोन को सैंक्शन कौन करेगा, और साथ में क्या कहते हैं लोन देने का तरीका क्या होगा। ठीक है जी। और लोन के अगर असेसमेंट करना है कि कितने अमाउंट तक का लोन दे सकते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाएगा। अगर आप असेसमेंट कर रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये पॉलिसी में लिखा होगा। और भी बड़ी सारी बातें वो हम पढ़ने वाले हैं। मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट डे, जब मैंने बैंक को ज्वाइन किया था एज अ क्रेडिट ऑफिसर, तो सबसे पहले जो ओरिएंटेशन होता है ना, पहले पहले हाय हेलो करा एचआर के साथ, और फिर मेरे को फ्लोर पे बिठा दिया गया। जैसे ही मैं फ्लोर पे जाके बैठा काम करने के लिए, अभी कुछ आईडी वाईडी तो बनी नहीं होती, तो उन्होंने मेरे को एक डॉक्यूमेंट लाके दे दिया 150 से 200 पेज का। वो थी उस बैंक की कॉर्पोरेट क्रेडिट पॉलिसी। बोला कि आप अब ये पढ़ने लग जाओ, काम तो है नहीं कोई, तो अभी आप ये पढ़ते रहो। इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके हमारा बैंक लोन को सैंक्शन करता है, लोन को देता है। ठीक है ना, समझ में आती है बात। चलो, अब हम बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें लिखी हुई है इस क्रेडिट पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। चलो, सबसे पहली बात हम थोड़ा सा मैक्रो लेवल से स्टार्ट करते हैं। आरबीआई की भी क्रेडिट पॉलिसी होती है। क्या आरबीआई डायरेक्टली आपको लोन देता है, आप जाकर डायरेक्टली आरबीआई से बोलते हैं पैसे दे दो? नहीं, आरबीआई रेगुलेशन का काम कर रहा है। बट आरबीआई मनी सप्लाई का ध्यान रखता है ना, बड़े सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका यूज करके आरबीआई मार्केट में पैसे को रिलीज करता है या फिर पैसे को एब्जॉर्ब करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले द आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, ऑल्सो नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी, is instrumental in determining the money supply, the economic credit cost and other national monetary matters। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो क्रेडिट पॉलिसी है, वो मनी की सप्लाई में मतलब क्या कहते हैं चेंजेस लेकर आता है ना, मनी की सप्लाई बढ़वाता है या कम करता है। अब अगर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कहती है कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो एक बैंक इंस्ट्रूमेंटल है ना इस रोल को प्ले करने के लिए। आरबीआई डायरेक्टली थोड़ा ना पैसे का फ्लो बढ़वाता है, बैंक्स के थ्रू करवाता है ना। आरबीआई कहता है जी मेरे को पैसे के सप्लाई को बढ़ाना है, तो बैंक्स को इंस्ट्रक्शन होते हैं, हाँ जी भाई बैंक्स कह रहे हैं कि आरबीआई ने थोड़ा लीन स्टांस लिया, कह रहा है कि मनी की सप्लाई को बढ़ाओ, तो फिर बैंक्स भी लोन को ज्यादा बांटेंगे। ठीक है ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चलो, बैंक स्पेसिफिक क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है। क्रेडिट पॉलिसी इज अ फर्म स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। फर्म स्पेसिफिक फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क दे दिया गया कि इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके आपको लोन को असेस करना है कि भाई कोई पैसा मांगने आया, क्रेडिट को असेस करेंगे और क्रेडिट को दे देंगे। डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस सेशन के अंदर, अगर एक एमसीक्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, तो वो है कि क्रेडिट पॉलिसी को कौन डिजाइन करता है। वो आरबीआई नहीं करती, एक बैंक की क्रेडिट पॉलिसी को उसका मैनेजमेंट डिजाइन करता है, बैंक का बोर्ड डिजाइन करता है, हाईएस्ट जो अथॉरिटी है बैंक का बोर्ड। ठीक है ना। Credit policy is a firm-specific framework designed by management to standardize lending decision in accordance with the firm risk appetite। अगर बात करेंगे, आरबीआई कुछ रेगुलेशंस लगाता है। अच्छा, अगर पहले की बात करें तो आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट था। आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट था कि भाई ऐसे ऐसे आपको लेंडिंग करना है, यही प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। बट ग्रेजुअली आरबीआई ने अपने रेगुलेशंस को थोड़ा सा कम कर दिया। आरबीआई कह रहा है देखो बैंक्स का पैसा खुद का लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा उनको थोड़ी सी आजादी दी कि आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी खुद बनाओ, हमारी रेगुलेशंस थोड़ी सी पहले से कम है। ऑब्वियसली रेगुलेट तो हम कर ही रहे, बट कम बातों पे आपको क्या कहते हैं बोला गया कि आप अपना क्या कहते हैं खुल के बिजनेस को करो। तो अब क्रेडिट पॉलिसी जो है एक बैंक बनाता है अपने रिस्क एपेटाइट को देख के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई कहता है कि एक सेक्टर के अंदर, एक किसी बात के अंदर, मैं बोलता हूँ आरबीआई कहता है 15% से ज्यादा एक्सपोजर मत लेना, मतलब 15% से ज्यादा लेंडिंग मत करना। सर ये 15% किसका? जनरली जो ऐसी बात करी जाती है वो एक बैंक की कैपिटल के फॉर्म में करी जाती है। एक बैंक के पास कितना कैपिटल है,
तो आरबीआई कहता है कि आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप अपनी कैपिटल एक सेक्टर में ज्यादा मत इन्वेस्ट करना, ज्यादा मत लेंडिंग करना, 15% फॉर एग्जांपल। अब इस क्रेडिट पॉलिसी को आरबीआई की बात तो माननी पड़ेगी, 15% से ऊपर तो कभी भी नहीं जा सकते, बट बैंक चाहे तो अपनी क्रेडिट पॉलिसी में उसको और स्ट्रिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाला बैंक कहता है जी हमारा रिस्क इतना है ही नहीं जी, आरबीआई कहते हैं 15%, बट हम तो 5% पे रुक जाएंगे, हम उससे ज्यादा नहीं देंगे, हम अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, अलग अलग टाइप की क्रेडिट पॉलिसी है। स्टैंड फ्रॉम अ ग्रेट विलिंगनेस टू एक्सटेंड क्रेडिट। भाई कोई बैंक बना कह रहा है जी पैसा दो, पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ, हमने पैसा बहुत ज्यादा रेज करा है, पैसे को दो। टू लो और अनविलिंगनेस टू एक्सटेंड क्रेडिट। और कुछ कुछ बैंक्स की क्रेडिट पॉलिसी है कि भाई इस समय हमें लेंडिंग नहीं करनी, या इस सेक्टर में हमें लेंडिंग नहीं करनी, एक स्पेसिफिक सेक्टर है इसमें पैसा डालो, एक सेक्टर वाला लोग बंदा आता है तो उसको पैसा मत दो, क्रेडिट पॉलिसी में लिखा हुआ। चलो पढ़ते हैं इस थ्योरेटिकल लेक्चर में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। पहली लाइन बेकार लाइन पढ़ते हैं। द क्रेडिट पॉलिसी ऑल्सो रेफर टू एज लोन पॉलिसी, ठीक है जी, ऑफ अ बैंक is generally aimed at accomplishing its mission, commitment to excellence in customer service and shareholders, stakeholders and employee satisfaction। बेकार लाइन। इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कि लोन पॉलिसी भी बोला जाता है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बैंक्स बोर्ड इज जनरली द एपेक्स अथॉरिटी इन फॉर्मुलेटिंग द क्रेडिट पॉलिसी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेडिट पॉलिसी एक बैंक की कौन बनाता है, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको वो चूज नहीं करना, आपको बैंक का बोर्ड चूज करना है। ठीक है जी। चलो, इन ऑर्डर दैट, ये क्यों बनाई जा रही है क्रेडिट पॉलिसी? इन ऑर्डर दैट ऑल द ऑफिसर्स, जो भी क्रेडिट ऑफिसर्स है, लेंडिंग ऑफिसर्स है एंड डिपार्टमेंट ब्रांच फॉलो एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस को फॉलो करके लोन दिया जाए। इससे क्या हम अचीव करेंगे कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मेट करा गया। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मतलब देखते हुए तो वो क्रेडिट पॉलिसी बनेगी ना। इंटरनली सेट रिस्क प्रोफाइल्स, अब रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ने जो भी बोला उस बात को तो माना, फिर हमारी खुद की रिस्क, उस बैंक का क्या रिस्क प्रोफाइल है, भाई उनको रिस्क लेना है कि लेना ना, वो रिस्क एवर्स है या रिस्क लेना चाहते हैं, तो बोला इंटरनली सेट रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए मेंटेन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। आप क्रेडिट पॉलिसी को पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा अगर कोई रिस्की क्लाइंट आ रहा है जिसकी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी खराब है, तो उससे हम ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वहीं अगर कोई क्लाइंट आ रहा है बहुत ही सॉलिड क्लाइंट है, जिसका क्रेडिट रेटिंग काफी हाई है, कभी डिफॉल्ट नहीं करता, तो उससे हम थोड़ा सा कम पैसा कमा लेंगे। ठीक है ना। चलो, मस्ट हैव अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंड रिटर्न क्रेडिट पॉलिसी। अब क्रेडिट पॉलिसी अगर होगी तो जो भी लोन के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो भी लोन बांटने के लिए जा रहे हैं, उनको क्लैरिटी रहेगी ना, हाँ भाई ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को फॉलो करके मैं लोन को दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। The main objective of credit policy is to maintain healthy balance between credit volume, पैसा दिया जा रहा है, earnings, बैंक की अर्निंग की बात चल रही है, साथ में असेट की क्वालिटी, कितना क्रेडिट दिया जा रहा है, कितने अमाउंट में क्रेडिट दिया जा रहा है, करोड़ों का क्रेडिट दिया जा रहा है, साथ में अर्निंग्स कितने हैं, उस वॉल्यूम में, क्रेडिट के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या अर्निंग्स करी जा रही है, साथ में उस क्रेडिट की क्वालिटी क्या है, उस क्रेडिट की, उस असेट की, भाई क्रेडिट बैंक के लिए असेट हुआ ना, तो उस असेट की क्वालिटी क्या है। ऐसा तो नहीं कि लोन बांटने के चक्कर में बेकार बेकार से लोन दे दिए, जो भी मांगने आ रहा है उसको लोन दिए जा रहे हैं, तो एसेट की क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। वो क्रेडिट पॉलिसी डिजाइन करेगी, क्रेडिट पॉलिसी लिखेगी, भाई अगर इस टाइप का बंदा आ रहा है ना जिसका क्या कहते हैं क्रेडिट का स्कोर अच्छा नहीं है, उसको लोन देना ही नहीं है, सीधा मना कर दिया पॉलिसी ने। अगर आपके पास कोई लोन मांगने आया, उसका सिबिल का स्कोर, अगर सिबिल की बात करें तो एक चेक है ना जिसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट सिबिल का स्कोर लेकर आया जिसका सिबिल का स्कोर ठीक नहीं था, तो बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इस सिबिल स्कोर से नीचे कोई बंदा आता है तो उसको सीधा कहेंगे जी आपके लिए लोन नहीं है, हमारी पॉलिसी अलाउ नहीं करती। ठीक है ना, क्या बात है जी, मजा आ गया पढ़ के। चलो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ जो देखना, क्रेडिट वॉल्यूम, अर्निंग्स, एसेट क्वालिटी इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन, कॉर्पोरेट गोल्स। रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो आरबीआई की बात मानते हैं। कॉर्पोरेट के गोल्स, भाई हमारा जो बैंक है उसके क्या गोल्स हैं, उसको क्या कहाँ पे क्रेडिट देना है, और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बैंक सोसाइटी में काम करते हैं, कुछ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फॉलो करना पड़ता है, और कुछ कुछ बातों पे जो रेलिवेंट स्टैट्यूट होता है, रेलिवेंट एक्ट होता है, वो कहते हैं कि यार आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करनी चाहिए, सोसाइटी के लिए भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इनकॉर्पोरेट करा जाएगा क्रेडिट पॉलिसी को बनाने के लिए।
ठीक है ना। सर बताओ सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैंक कहता है कि यार देखो जनरली जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ थोड़ा सा हायर होता है, बट अगेन अगर कोई आता है एजुकेशन लोन लेने के लिए तो एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले लूंगी। ये बैंक की पॉलिसी है। बैंक कहता है जी हमारी पॉलिसी है, हम सोसाइटी को कुछ वापस करना चाहते हैं, हम सोसाइटी में कुछ हेल्प करना चाहते हैं। क्या बात है ना, अच्छा कॉज है ना। चलो जी, वो एक बैंक की पॉलिसी होती है। वहीं अगर बात करें टाटा, रतन टाटा साहब की, तो वो जो भी बिजनेसेस करते हैं उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी की पॉलिसी बनाते होंगे ना। हम कंपनी की पॉलिसी नहीं पढ़ रहे, आप और मैं भी क्या पढ़ रहे हैं, क्रेडिट की पॉलिसी। ठीक है जी, ओके जी। पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ रिटन क्रेडिट पॉलिसी इज टू एंश्योर दैट द बैंक ऑपरेट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड रिस्क टॉलरेंस एंड लिमिट। जो भी रिस्क टॉलरेंस के बारे में बात करें कि भाई हम इतना रिस्की क्या कहते हैं असेट नहीं, क्रेडिट नहीं देंगे, इतना रिस्की असेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उन बात को मानते हुए आपका क्या कहते हैं जो रिटर्न क्रेडिट पॉलिसी है वो आपको गाइड करेगी जो भी इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। ओके जी, ओके जी, ओके जी। कंटेंट के बारे में बात करेंगे। अब आपके हाथ में आ रही क्रेडिट की पॉलिसी। आपको 150 से 200 पेज की क्रेडिट पॉलिसी दे दी गई। अब आप उसको खोल के पढ़ने वाले हैं। उसको खोल के पढ़ेंगे भाई उसके अंदर क्या-क्या बातें लिखी हुई है। पहला वर्ड जो पहला क्या कहते हैं, हर एक बुक स्टार्ट होती है तो पहले लिखा होता है ना कि इस बुक का पर्पस क्या है और इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट्स है। तो पर्पस की बात करेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द पॉलिसी सीक्स टू अचीव। इस पॉलिसी से हम क्या अचीव करने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो पुराना जो एक्सपीरियंस है उसको गेन करके बनाई जाएगी कि पहले बैंक ने कैसा परफॉर्म किया, पहले कैसा क्रेडिट गया, उसको फॉलो करते हुए इस बार की हर साल की नई पॉलिसी बनेगी कि हम किस किस सेक्टर में लोन देना चाहते हैं, हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। तो पुराने एक्सपीरियंस से जो हमने मतलब लर्निंग्स थी उसको गेन करके इस साल की क्रेडिट पॉलिसी बनाई और इस क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करके हम ये अचीव करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट that what the policy seeks to achieve and outline its content. Usually this would include a review of economy। भाई ये पॉलिसी कह रही है इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए अगर बात करें कोई वॉर की सिचुएशन है और क्रेडिट पॉलिसी बनाई जा रही है तो डेफिनेटली उसमें लिखा जाएगा कि अभी वॉर वाली सिचुएशन है तो हमें ऐसे ऐसे लेंडिंग करनी है, या तो अगर हमें क्रेडिट को रोकना है तो हमें इस एरिया में मतलब क्रेडिट को नहीं देना। ठीक है ना। Review the economy, environment, regulatory concern and bank approach toward the business mix, जो मिक्स होता है बिजनेस के, based on its performance, more particularly the previous year performances। परफेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा। पहले पर्पस एंड कंटेंट लिखा हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में आ गए। अच्छा अगर क्रेडिट पॉलिसी की बात करें तो क्रेडिट पॉलिसी में हर एक टाइप ऑफ लोन में आपको असेसमेंट कैसे करनी है वो भी लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दो टाइप के हमारे क्या कहते हैं लोन होते हैं, तो फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड लोन के अंदर बैंक अपना पैसा देता है किसी को, जैसे होगा सीसीओडी, टर्म लोन वगैरह। तो इसमें सीधा फंड का मूवमेंट हो रहा है ना, पैसा जा रहा है उसके पास और वो उस पैसे से कोई ना कोई एसेट बिल्ड कर रहा होगा। वहीं अगर बात करें नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, तो उसके अंदर पैसा नहीं जाता, बैंक गारंटीज देता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने बोला, बीजी जो होता है बैंक गारंटी जो होता है, तो बैंक ने किसी पार्टी को बोला हाँ जी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की अगर बात कर ले कि ये वाली पार्टी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा है, बोल रहा है कि 1 साल में आपका घर बना देगा तो बना देगा। बैंक कह रहा है अगर नहीं बनेगा तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर नहीं बनेगा तो आपको इतना पैसा मैं आपको दूंगा। ठीक है ना। तो ये बैंक की गारंटीज होगी। इस बैंक की गारंटी को देने के लिए बैंक कमीशन चार्ज करता है। बैंक डायरेक्टली पैसा वगैरह नहीं दे रहा, बैंक कहता है देखो मैं आपके बिहाफ पे गारंटी दे रहा हूँ तो मेरे को कुछ कमीशन दे दो। और साथ ही साथ बैंक जब भी ऐसी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी देता है, आगे जाके पैसे का रिस्क तो है ही है ना, तो बैंक क्या करता है कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवाता है जिसके बिहाफ पे भी गारंटी दी जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जो हम आगे जाके फैसिलिटीज के बारे में बात है, वो हर एक फैसिलिटी का क्रेडिट की फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, टर्म लोन है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी है, एक्सपोर्ट फाइनेंस है, तो इसके रिस्पेक्ट में हर एक फैसिलिटी के बारे में डिटेल्ड लेक्चर अलग से आएगा। तो आज के दिन इस क्रेडिट पॉलिसी के लेक्चर में हम वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें लिखी हुई हैं, वो बेसिक बातें पढ़ने का क्या फायदा अगर हमें तो डिटेल में नॉलेज चाहिए ना। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हम एकदम अभी छोड़ेंगे। चलो पहले हम बेसिक बात पढ़ते हैं, क्रेडिट पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। पर्पस एंड कंटेंट हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट थोड़ा सा डिटेल है,
भाई बोलता है आपको मेंटेन करना है, इंप्रूव करना है एसेट की क्वालिटी को। पिछली बार की एसेट की क्वालिटी क्या रही थी, क्रेडिट की क्वालिटी, और इस बार की हमें कैसे मेंटेन करनी है। ग्रोथ इन एसेट कंसिस्टेंट विद रिस्क मैनेजमेंट इंपेरेटिव्स। रिस्क को मतलब खराब ना करते हुए, मतलब रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको क्या कहते हैं, एसेट की क्वालिटी इसको ग्रोथ करना, क्वालिटी को मेंटेन करना है। मेंटेनिंग रीजनेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। क्या मतलब है, आपके जो भी क्रेडिट के एक्सपोजर है, अगर ज्यादा रिस्की है तो उसमें रिस्क एडजस्ट करके रिटर्न को बढ़ाएंगे ना। अगर आपका क्या कहते हैं कम रिस्की एक्सपोजर है तो उसमें जो रिटर्न है वो थोड़े से कम हो सकते हैं। अचीविंग और रिटेनिंग मार्केट शेयर। बोल रहा है कि देखो लास्ट टाइम हमारे बैंक का मार्केट शेयर कितना था ओवरऑल इंडिया की लोन की मार्केट के अंदर, उसको हमें क्या कहते हैं मेंटेन करना है, उसको थोड़ा सा रिटेन करना है, या फिर उसको क्या कहते हैं एक्सीड करके अलग लेवल पे जाना है। लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो आरबीआई बोलता है अपने रेगुलेशन में कि आपको हमारी बात माननी है, इन इन सेक्टर को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर के नाम से, आपको इनको पैसा जरूर देना है। वही बैंक अपनी पॉलिसी में भी बता सकता है कि भाई हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है। आरबीआई की बात तो मानेंगे, साथ साथ हम भी अपने क्या कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स बनाएंगे। ठीक है। मेंटेनिंग स्टिपुलेटेड प्रोपोर्शन इन शेयर ऑफ। दोनों बातें कह रहा है, कह रहा बता दिया जाएगा कि आपको दोनों पार्ट में, चाहे वो फंड बेस्ड एसेट हो या फिर वो नॉन फंड बेस्ड एसेट हो, तो दोनों में कितना कितना प्रोपोर्शन मेंटेन करके चलना है। ठीक है, कितना आपको फंड बेस्ड पैसा देना है, कितना नॉन फंड बेस्ड पैसा देना है। Direction on focus area like corporate, mid-corporate, retail to maximize yield or achieve better risk disposal for the policy year. ठीक है जी। Targets for short term, medium term, long term assets. Emphasis on fees based income. कई बार लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी है, उसके अंदर भी एक टारगेट्स है कि आपको इतना फीस तो अर्न करके देना है। फिर स्पेसिफिकली टारगेट्स हैं कि आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में जो लेंडिंग करना है उसके क्या मतलब क्राइटेरिया रहेंगे। एक कुछ कुछ बैंक लॉन्ग टर्म जो लेंड करते हैं ना उसमें थोड़ा सा घबराते हैं यार, लॉन्ग टर्म लेंडिंग नहीं करनी, 1 साल 2 साल का ही लोन देना, इससे ज्यादा का लोन नहीं देना। अगर लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है तो हायर अथॉरिटीज के अप्रूवल लगते हैं। भाई कोई बंदा है वो 5 साल के लिए लोन मांग रहा है, कोई बंदा 10 साल के लिए लोन मांग रहा है, तो थोड़ा सा हायर अथॉरिटीज का क्या कहते हैं उसमें अप्रूवल लग जाते हैं। चलो, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है कट ऑफ क्रेडिट स्कोर। अगर कट ऑफ क्रेडिट स्कोर बिलो जा रहा है, कि भाई हमने बोला कि सिविल के रिस्पेक्ट में जिसका 700 से कम का स्कोर है तो उसको लोन नहीं देना, तो उसके रिस्पेक्ट में पॉलिसी में लिखा होगा। वहीं इस स्कोर को अगर आपको लोन देना है तो पॉलिसीज में लिखा होता है कि आप हायर अथॉरिटीज पे जाके इसको अप्रूव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग जो होती है ना, जिस पैन पे रिपोर्टिंग होती है वो गलत हो जाती है, तो उस केस में आप हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं अप्रूवल लेने के लिए। देखो ये वाली पार्टी हमसे लोन मांगने के लिए आई है, पार्टी अच्छी लग रही है, इसका क्रेडिट का स्कोर कम आ रहा है, और उसका रीजन ये है कि इसमें कुछ गलत एंट्री पोस्ट हो गया है, किसी की गलत रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजेक्शन की, वो इसकी नहीं है। उसका प्रॉपर क्या कहता है डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दिया जाएगा और उसके बाद जाके अप्रूवल्स लेके इसको लोन दिया जाएगा। ठीक है ना, लॉजिकल है। ठीक है। असेट एक्सपोजर दैट आर अनडिजायरेबल एंड बैड। अगर मैं बात करूं, मैं स्पेसिफिक बैंक की बात नहीं कर रहा। अब क्रेडिट पॉलिसी किसी किसी बैंक की होती है, तो एक बैंक की क्रेडिट पॉलिसी थी कि उन्होंने लिखा हुआ था कि कुछ जो मीट के एक्सपोर्टर्स है, ये आरबीआई ने कुछ ऐसे मना नहीं कर रखा, बट उस बैंक की क्रेडिट पॉलिसी थी कि हम मीट के एक्सपोर्टर्स को पैसा नहीं देते। उनका भी खुद की पॉलिसी थी, अब उसको थोड़ा ना मना कर सकते हो। ठीक है। अप्रोच ऑन रिस्क प्रीमियम विद रेफरेंस टू प्राइसिंग। अगर बात करें एमसीएलआर, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब बोला कि इसके अंदर रिस्क का प्रीमियम कितना लिया जाएगा। एमसीएलआर तो एक रेट निकल कर आ गया, इसके ऊपर कितना प्रीमियम लिया जाएगा, 1%, 2%, 3%। ये तो एमसीएलआर बेस रेट होगा ना एक तरह का, जो पहले बेस रेट होता था उसकी जगह मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट आया। इसके ऊपर कितना प्रीमियम लिया जाएगा वो डिपेंड करता है क्या टेन्योर है लोन का, किस टाइप का लोन है, उस पर 1%, 2%, 3%, जितना भी कस्टमर दे दे, जितना ले सकते हो ले लो, भाई इनकम कमानी है। ठीक है जी। तो अभी हमने क्रेडिट पॉलिसी में दो चीजें पढ़ी। एक, क्रेडिट पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले उसका पर्पस कंटेंट दे रखा है, फिर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दे रखी है, भाई ये क्रेडिट पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, जिसके अंदर हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, एसेट की क्वालिटी हो गया, ग्रोथ इन एसेट हो गया, रिस्क को ध्यान में रखते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, रीजनेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात होगी, ये भी फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड में आपको कितना पैसा देना है,
कॉर्पोरेट मिड कॉर्पोरेट रिटेल में कितना पैसा देना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको सेग्रीगेट करना है, कैसे कैसे आपको पैसा देना है, किस किस एरिया में ज्यादा पैसा देना है, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में, क्रेडिट पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में लिखी हुई है। ठीक है जी। अगला पार्ट आता है लेंडिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे हिसाब से एक क्रेडिट पॉलिसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। पॉलिसी के अंदर लिखा होगा कि एक लोन को सैंक्शन करने की पावर किसके पास है। अगर बात करें, जो नया नया क्रेडिट ऑफिसर जाता है तो जनरली उसकी लिमिट होती है लोन देने की 2 करोड़ रुपीज। वो चेक करता है, क्या कहते हैं, प्रपोजल्स को बनाता है, और जो भी प्रपोजल उसके पास आता है तो 2 करोड़ रुपए तक की उसकी लेंडिंग की पावर होती है, अथॉरिटी होती है। सारे चेक्स को ध्यान में रखते हुए वो सारा अप्रेजल करता है, असेसमेंट करता है, और 2 करोड़ रुपीज सैंक्शन कर देता है। वहीं अगर ज्यादा बड़ा लोन रहेगा, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ऐसे ही लेंडिंग की अथॉरिटी उतनी ऊपर जाती रहेगी, ऊपर लेवल तक जाती रहेगी। इसके ऊपर एरिया क्रेडिट हेड आ गया, फिर क्रेडिट का हेड आ गया, अलग अलग लेवल्स तक बात जाती रहेगी। ठीक है जी। तो लेंडिंग अथॉरिटी भी आपको क्या कहते हैं, उसमें लिखी होती है आपकी क्रेडिट पॉलिसी में। अगर बात करें कंट्रोलिंग अथॉरिटी की, तो लेंडिंग अथॉरिटी से एक लेवल ऊपर होती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। भाई लेंडिंग अथॉरिटी, एक क्रेडिट ऑफिसर के पास पावर थी 2 करोड़ रुपए का लोन देने की। अब उसको कोई चेक भी तो करेगा ना। लेंडिंग तो उसने कर दी, इसने सैंक्शन कर दिया, हाँ जी 2 करोड़ रुपए ले लो, आपका सब कुछ ठीक लग रहा है, 2 करोड़ रुपीज मैं आपको सैंक्शन करता हूँ। उसके ऊपर जो एक लेवल होगा, वो इसके लोन जो ये दे रहा है उसको चेक करेगा। वही अगर बात करें, जो ये अथॉरिटी है, जो ये लोन दे रही है, जो इससे ऊपर थी, इसके पास 5 करोड़ की लिमिट थी लोन देने की। अब इसके ऊपर जो लेवल होगा, जिसकी लिमिट 10 करोड़, 20 करोड़, वो इसके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन जाएगा। 5 करोड़ के लोन तक का ये लेंडिंग अथॉरिटी है। फिर इसके ऊपर जो लेवल होगा, जिसके पास 20 करोड़ तक के लोन की लेंडिंग की अथॉरिटी है, वो इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन जाएगी। पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होता है? सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल हैव टू पुट अप फॉर कंट्रोल। भाई सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कंट्रोल भी तो करना है ना। है थोड़ा ना कि 2 करोड़ की तेरे को लिमिट दिए तो अपने जीजा जी को लोन दिया जा रहा है। Sanctioning authority shall have to put up for control all sanctions to an authority higher than the sanctioning authority. भाई कंट्रोल कौन करेगा? जो उससे लेवल ऊपर होगा, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, एज पर द हायरार्की फॉर द सेगमेंट सेक्टर वाइज sanctioning confirming authority decided by the bank, which would normally set a one stage above a sanctioning authority. तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी में समझ में आती है सैंक्शनिंग अथॉरिटी से एक स्टेज ऊपर, एक लेवल ऊपर। ओके जी, ओके जी। साइन ऑफ की बात करेंगे, तो जो भी क्रेडिट पॉलिसी में लिखा होता है कि जो भी क्या कहते हैं आप लोन को अप्रेज कर रहे हैं, आखिर में आपको साइन ऑफ करना है। आपको बताना भी कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है इस लोन को सैंक्शन करने में। सारे के सारे जो चेक्स है उनको ध्यान में रख के मेट करा गया, चेक्स को देखा गया, डिलीजेंस करा गया, फिर आप साइन ऑफ कर देंगे। सम बैंक्स रिक्वायर दैट आफ्टर अंडरटेकिंग ड्यू डिलीजेंस, assessment of credit facility and appraisal of proposal, a designated credit officer signs off the credit recommended by the loan department and loan मार्केटिंग ऑफर्स। जो भी लोन का रिक्वायरमेंट है, जो क्रेडिट ऑफिसर उसको सैंक्शन कर रहा है, वो उसको साइन ऑफ करेगा, हाँ जी मैंने सारे चेक्स कर लिए, मैं ओके करता हूँ। तो साइन ऑफ की रिक्वायरमेंट हर एक बैंक में है ही है। ठीक है। एक पार्ट आता है क्रेडिट जो पॉलिसी है, उसमें क्या पता लिखा हो कि आप अगर क्रेडिट को डिनाई कर रहे हो तो उसके बारे में भी आप क्या कहते हैं, रीजन को रिकॉर्ड करो। जनरली जो क्लाइंट आया आपको लगता है रिस्की क्लाइंट है, इसको पैसा नहीं देना, उसको आपने डिनाई कर दिया। कुछ कुछ बैंक्स रिक्वायर करते हैं कि क्रेडिट डिनायल जो आपने करा उसको भी आप रिकॉर्ड करो, और उसके रिस्पेक्ट में भी आप क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखो ना, ताकि पता चले एक मैनेजमेंट को बैंक की कि कितने किस टाइप के क्रेडिट को डिनाई करा गया। और ऐसा तो नहीं था कोई डिजर्विंग बंदा था जिसको लोन दिया जा सकता था एज पर क्रेडिट पॉलिसी, और उसको लोन ना दिया गया। ठीक है। बैंक पॉलिसी will lay down the procedure to be followed when a credit request is turned down। और कहीं कहीं जो रेगुलेटर्स हैं बैंकिंग के, वो अगर आप क्रेडिट को डिनाई कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करने के बारे में बात करते हैं। बट अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो ऐसा कुछ बोलता नहीं है कि आपको जो क्रेडिट डिनाई कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ऐसी कोई बात नहीं बोलता वैसे। ठीक है ना। चलो जी। क्रेडिट पॉलिसी में लिखा हुआ है पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिमिट। अगर बात करें, आरबीआई के एक्सपोजर नॉर्म्स करके एक सर्कुलर है जिसमें कहा है कि भाई मैं बताऊंगा आपको कितना कितना मैक्सिमम एक्सपोजर आप ले सकते हो। तो इसके रिस्पेक्ट में हम स्पेसिफिकली एक्सपोजर नॉर्म्स को पढ़ेंगे। जो क्रेडिट पॉलिसी बनी होगी वो इस एक्सपोजर नॉर्म्स को देख के ही बनी होगी। ठीक है ना। ओके जी, ओके जी। टाइप ऑफ लोन की बात करें, द फॉर्म ऑफ लोन इन विच द फॉर्म इन विच द लोन में बी सैंक्शन इज एलैबोरेटेड इन दिस सेक्शन। भाई किस टाइप का लोन आप देने वाले हैं। द लिमिट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द लोन्स इंडिकेटेड बाय अदर बैंक्स
आर ऑल्सो स्पेसिफाइड। अगर बात करें लोन की डिलीवरी की, तो लोन देने के तरीके में सोल बैंकिंग कि भाई अकेला मैं लोन दे रहा हूँ, या फिर मल्टीपल बैंकिंग बड़े सारे बैंक मिलकर लोन दे रहे हैं, कंसोर्शियम लेंडिंग है, सिंडिकेशन लेंडिंग है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लोन में, स्पेसिफिक हर एक लोन के बारे में लेक्चर होगा, और साथ ही साथ क्रेडिट की डिलीवरी, ये सोल बैंकिंग क्या है, मल्टीपल बैंकिंग क्या है, सिंडिकेशन क्या है, कंसोर्शियम लेंडिंग क्या है, इनका स्पेसिफिक लेक्चर्स रहेगा। ठीक है ना। चलो, अप्रेजल स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेट। एक रीड पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जब भी आप लोन को असेस करेंगे तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या आपको फॉलो करना है। स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि भाई आपको ये रेशियोज होनी चाहिए उसकी। अगर इन रेशियोज से बेकार परफॉर्मेंस है तो हमारी क्या कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी बोलती है कि आप लोन को सैंक्शन मत करो। हर एक फैसिलिटी के रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट पॉलिसी है वो नंबर्स के फॉर्म में बताएगी कि आपको क्या कहते हैं इन इन नंबर्स को फॉलो करते हुए लोन को सैंक्शन करना है, ऐसे ऐसे आपको अप्रेजल करना है। अगर आप क्या कहते हैं टर्म लोन देने वाले हैं तो आप एक प्रोजेक्ट क्या कहते हैं प्रोजेक्शन वाली क्या कहते हैं 5 साल की प्रोजेक्शन मंगवाएंगे, उससे क्या आगे 5 साल में आपके क्या फाइनेंशियल हो सकते हैं, उस फाइनेंशियल्स को देखते हुए आपको कॉल लेना है। ये अप्रेजल है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। अगर अप्रेजल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसमें दोनों बातें आती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बात की बात करें तो अप्रेजल स्टैंडर्ड्स के अंदर जैसे अगर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की कितनी क्या कहते हैं एडुकेशन है, उस पे भी कॉल ली जाती है। सिर्फ एक मतलब एरिया नहीं है कि यार अगर आईआईएम से पढ़ा हुआ तो इसको लोन दे दो, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द फैक्टर है, क्वालिटेटिव के अंदर वन ऑफ द फैक्टर है। हाँ भाई अगर ये पढ़ा लिखा इसका मैनेजमेंट है तो कहीं ना कहीं इनको बिजनेस की नॉलेज होगी तो इनको लोन दिया जा सकता है, इनकी रेटिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, बट सिर्फ सोल फैक्टर नहीं है। चलो पढ़ते हैं। अप्रेजल स्टैंडर्ड्स के अंदर दोनों बातें आएंगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव की बात करें तो फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, किस टाइप का लोन, कितना लोन मांग रहे हैं, खुद का कितना पैसा लगाएंगे, वो सारी बातें। चलो, क्वालिटेटिव की बात करें, द प्रोपोजिशन इज एग्जामिन्ड फ्रॉम द एंगल ऑफ वायबिलिटी एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैंक्स प्रूडेंशियल लेवल ऑफ एक्सपोजर टू द बोरोवर ग्रुप सेक्टर और इंडस्ट्री। भाई एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी कितनी लेंडिंग हो रखी है। अगर मेरे से कोई लोन मांगने आया और वो उस सेक्टर का ही बिलोंग करता है जिसमें ऑलरेडी मैं बहुत लोन दे चुका हूँ और मैं नहीं चाहता मैं और लोन दूं, तो मैंने उसके फाइनेंशियल्स तो देखे नहीं, बट मैंने इस बात को फॉलो करते हुए यार इस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, मैंने उसको मना कर दिया। देख ऑलरेडी मेरा इस सेक्टर में बहुत ज्यादा लोन मैं दे चुका हूँ, मैं और नहीं देना चाहता। एक क्वालिटेटिव मेजर है। ठीक है। Thereafter, a view is taken about the past experience with the industry. इस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा है एंड एक्सपीरियंस विद द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कैसे हैं, इफ देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड टू गो बाय। ये क्वालिटेटिव बातें हैं। अगर क्वांटिटेटिव बातें की करें तो अब वर्किंग कैपिटल का अगर पैसा लेने के लिए आ रहा है, हम सिर्फ एक लिमिट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आगे की जो लिमिट्स है उनके लिए अलग से लेक्चर आएंगे। ठीक है ना, डिटेल्ड बात करेंगे, ऊपर ऊपर की बात नहीं करनी। क्वांटिटेटिव अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल का अगर कोई पैसा मांगने आए तो उसमें कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं आपकी क्रेडिट पॉलिसी में कि लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी को मेजर करने का उन्होंने तरीका बोला कि करंट रेशियो 1.33 से कम नहीं होनी चाहिए, इज जनरली कंसिडर्ड एज द बेंचमार्क लेवल ऑफ लिक्विडिटी। अच्छा, अगर करंट रेशियो 1.33, अच्छा करंट रेशियो आपको समझ में आता होगा, अगर आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स कह रहे हैं कि जनरली 1.33 टाइम्स होना चाहिए आपके करंट लायबिलिटी के। तो कह रहे हैं कि हाँ ये बेंचमार्क ऑफ लिक्विडिटी है, बट अगेन अगर आपको लगता है कि यार इसकी क्रेडिट जो करंट रेशियो है वो अभी के लिए कम है, आगे जाके सही हो जाएगी, कुछ ना कुछ कैपिटल वगैरह ले आएगा ये, उससे बेटर हो जाएगी, तो आप उस रिस्पेक्ट में जब असेसमेंट कर रहे होगे, जब अप्रेजल कर रहे होगे, तो आप कमेंट्स वगैरह करोगे कि इस टाइम पे इसकी क्रेडिट जो करंट रेशियो है वो थोड़ी सी कम है, बट आगे जाके वो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो सारे के सारे आपको कमेंट्स करने होते हैं। ओके जी। नेट वर्किंग कैपिटल भी अपना क्या कहते हैं करंट रेशियो के रिलेटेड ही है। फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, अगर बात करें एडजस्टेड टैंजिबल नेटवर्थ कितनी है, तो कहते हैं कि भाई जो एक्सेप्टेबल लेवल है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। जो भी आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज है, मतलब वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके क्या कहते हैं जो टैंजिबल नेटवर्थ है वो अराउंड 3:2 क्या कहते हैं 3 की एक्स में होनी चाहिए। दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द प्रमोटर स्टेक इन द लेवरेज। प्रमोटर्स का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, कह रहा है कि जो भी आपका क्या कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो है उसके अंदर कितना पैसा खुद का है और बाहर का पैसा कितना है। हेयर अगेन द बेंचमार्क विल बी डिफरेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग। अगर बात करें अलग अलग सेक्टर में है तो उनके लिए अलग अलग रहेगा। फॉर इंडस्ट्रियल वेंचर्स, अ टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी की जो बात कर रहा है,
कह रहे हैं कि जो आपके आउटसाइड लायबिलिटी है वो जनरली 3x से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका खुद का पैसा अगर 100 है तो जनरली जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है वो 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये लेवरेज है, लेवरेज वाला पार्ट है। इसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली हम रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है जी। टर्नओवर की बात करते हैं। द ट्रेंड्स इन क्वांटिटी एंड वॉल्यूम वाइज टर्नओवर। कह रहा है कि आपको टर्नओवर को दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है। क्वांटिटीज बेचने में कितना मतलब इंक्रीज आया है और क्या कहते हैं वैल्यू वाइज कितना इंक्रीज आया है, तो वो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की कॉल लेनी है कि आगे ये मार्केट शेयर को मेंटेन कर पाएगा, बढ़ाएगा, जिस हिसाब से लोन मांग रहा है। क्वांटिटी कितने यूनिट्स बेच रहा है, वैल्यू वाइज कि भाई जो सेल्स का अमाउंट है, जो वैल्यू है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। ठीक है। प्रॉफिट्स की बात करें जी, प्रॉफिट्स एक काफी बड़ा मेजर होता है कि हाँ भाई प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, बट साथ ही साथ कैश कितना कमा रही है कंपनी वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, कैश का कितना मतलब जनरेशन है। अब जो भी लोन की रीपेमेंट्स करी जाएंगी वो प्रॉफिट से नहीं, वो कैश है कि नहीं उससे करी जाएंगी। तो हम कैश को ध्यान में रखते हुए जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश इनकम है, उसको अकाउंट करते हुए हम असेसमेंट करेंगे। ठीक है ना? वाइल नेट प्रॉफिट इज द अल्टीमेट यार्डस्टिक, कैश accruals conveys more comparable picture in view of change in rates of depreciation and taxation which may have taken place in the intertwining years। अगर बात करें प्रॉफिट तो ठीक है, एक अच्छा पार्ट है, एक क्या कहते हैं एक यार्डस्टिक है चेक करने के लिए, बट अगेन कैश accruals भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे टर्म लोन के असेसमेंट के बारे में तो वहां पर प्रॉफिट्स पे सिर्फ बात नहीं करी जाएगी, वहां पर क्या कहते हैं कितना कैश है कंपनी के पास जिससे वो लोन का रीपेमेंट करेगी, उसके ऊपर कॉल ली जाएगी। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग की बात करें, अपार्ट फ्रॉम बैंक्स इंटरनल क्रेडिट असेसमेंट, हर एक बैंक का खुद का क्रेडिट असेसमेंट होता है कि भाई जो भी लोन मांगने के लिए आया उसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स को पुट इन करके एक क्रेडिट की रेटिंग निकाली जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई एक्सटर्नल रेटिंग हो रखी है, बाहर से उसने रेटिंग करवा रखी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या पता उसके शेयर्स लिस्टेड हो, क्या पता उसके कोई डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड हो, क्या पता उसने कमर्शियल पेपर इशू कर रखा हो जिसमें रेटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उस रेटिंग को ध्यान में रखते हुए भी आप क्या कहते हैं असेसमेंट करेंगे। अगर वो रेटिंग थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है तो आप कहोगे भाई लोन आपको देना थोड़ा सा मुश्किल है, आपकी एक्सटर्नल रेटिंग ठीक नहीं आ रही, उसने कहा है कि यहाँ पे पैसा डूब सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी। सेम बात है कैपिटल मार्केट में, अगर आपका शेयर लिस्टेड है तो उसके ऊपर भी कॉल ली जाएगी कि आपका शेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स वगैरह उसको फॉलो करते हैं। एक पार्ट है, सोल पार्ट कोई भी नहीं होता। अगर कोई एक चीज इसमें से खराब हो रही होगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर रेटिंग खराब हो रही है, एक्सटर्नल रेटिंग खराब हो रही है, तो उसके भी रीजन देखे जाएंगे, वो रेटिंग को पढ़ा जाएगा, उस क्रेडिट के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है और मैनेजमेंट से कंफर्म करा जाएगा हाँ जी इस रीजन की वजह से आपकी रेटिंग खराब आ रही थी, तो मैनेजमेंट कह रही है देखो हमने इस रीजन को ठीक कर दिया, अब ये रेटिंग थोड़ी सी पुरानी है, हमने देखो अपनी खुद की कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया, अब हमारी रेटिंग देखो अच्छी होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी बातों को क्या कहते हैं ध्यान में रखते हुए असेसमेंट होगा। कोई भी एक पॉइंट की वजह से आप असेसमेंट को ओके नहीं कर दोगे, या फिर कोई भी एक पॉइंट की वजह से आप असेसमेंट को मतलब क्या कहते हैं मना नहीं कर दोगे। सुनो, अगर वो एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर विलफुल डिफॉल्टर है, पैसा नहीं देता, तो उस केस में तो आप मना कर दोगे। ठीक है ना? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे की जो आपके स्पेसिफिक फैसिलिटीज है, जैसे टर्म लोन हो गया, तो इसके बारे में हम क्या कहते हैं जो स्पेसिफिक लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेंडिंग टू एनबीएफसी हो गया, बैंक भी तो लेंड करता है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थोड़ा सा एग्रेसिव होके पैसे को लोगों तक पहुंचाती है, तो इसके अंदर बैंक्स कह रहा है हमारा पैसा एनबीएफसी को दो, एनबीएफसी डायरेक्टली क्या कहते हैं लेंडिंग कर लेगा। इसके रिस्पेक्ट में रेगुलेशंस हैं आरबीआई की, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी स्पेसिफिक लेक्चर आएगा आगे, हर एक बात के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक लेक्चर आएगा। यहाँ पर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इतना छोटा, अगर मैं लीज फाइनेंसिंग की बात करूं या लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटीज के बारे में बात करूं, बिल डिस्काउंटिंग की बात करूं, तो बहुत बड़े बड़े इनमें क्या कहते हैं कंटेंट है। ये 4 लाइनें पढ़ के थोड़ा ना आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, ये सारा का सारा हम आगे जाके कवर करेंगे, ये सारा का सारा आगे जाके कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट पॉलिसी का मतलब लेक्चर समाप्त होता है। एक और बात, MIS बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी क्या कहते हैं आप बिजनेसेस कर रहे हो बैंक के अंदर, जो भी क्रेडिट का फ्लो जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना और वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ताकि वो बेटर क्रेडिट पॉलिसी बना सके। उनके पास अगर इंफॉर्मेशन रहेगी तभी क्रेडिट पॉलिसी को डिजाइन कर सकेंगे ना।
द बोर्ड शुड रिव्यू द क्रेडिट पोर्टफोलियो फ्रीक्वेंटली। जो भी लोन दिया जा रहा है उसकी पोर्टफोलियो का रिव्यू का काम होगा। वो कैसे करा जाएगा? अगर आपके पास एक साउंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, कंप्यूटर्स का जो सिस्टम होता है ना, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई अभी हमने क्रेडिट का पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन कर रखा है, कितना मतलब रिस्क वाला मतलब अभी पोर्टफोलियो है। तो वो सारी बातें आप रिव्यू तभी कर पाओगे अगर आपके पास एक साउंड एमआईएस होगा। इट मस्ट रिव्यू इफ ऑल द कोवेनेंट्स ऑफ द क्रेडिट पॉलिसीज आर अदर टू। जो भी कोवेनेंट्स लगा रखे हैं आपकी क्रेडिट पॉलिसी में कि आपको, अगर आपको क्या कहते हैं कुछ टिकर वगैरह है कि क्रेडिट पॉलिसी में कोई लोन दिया गया और इस बात को नहीं माना गया, तो वो पॉप करना चाहिए एमआईएस के अंदर कि भाई एमआईएस कह रहा है कि इस वाले लोन के अंदर ये वाली बात को नहीं माना गया, आप इसको भी जाके ठीक कर ले, मतलब इस बात पे कोई एक्शन वगैरह ले। तो वो साउंड एमआईएस जो होगा वो आपको क्या कहता है बता देगा आपको कब कब एक्शन लेना है। अगर बात करें तो जैसे अगर कोई चेक डिसऑनर होता है कि भाई अकाउंट में फंड्स नहीं है, तो वो फटाफट पॉप करता है एक क्या कहता है लोन ऑफिसर के उसके अंदर पोर्टल के अंदर कि भाई आपके इस क्लाइंट ने का ये वाला चेक डिसऑनर हो गया। तो उसी समय आप फोन उठाओगे, हाँ भाई क्या दिक्कत होगी, फंड्स का दिक्कत है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, मेरे को बताओ कोई दिक्कत है। अगर आपको लगेगा कि भाई वो वाले पार्टी थोड़ा सा बेकार काम कर रही है, कुछ दिक्कत हो सकता है, तो उस समय आप फटाफट कॉल लोगे बैंक को, बोलोगे हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत चल रही है। वहीं अगर बात करें कि कोई अगर पैसे का मोटी ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने किसी को पैसा दिया कैश क्रेडिट की लिमिट दी स्टॉक बनाने के लिए, और उसने एक ट्रांजैक्शन करी 1 करोड़ रुपए की, आपने 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट दी और उसने 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली। आप कह रहे हो ये 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन कहाँ से हो गई? फिर उसको मतलब इंक्वायर किया कि ये पैसा 1 करोड़ रुपए किसको गया। आप देख रहे हो कि ये पैसा रियल एस्टेट की फर्म को चला गया। आप फोन कर रहे हो जी मैंने आपको 1.5 करोड़ रुपीस दिए थे स्टॉक को बिल्ड करने के लिए, ये क्या आपने 1 करोड़ रुपीस आपने रियल एस्टेट वाले का कहते हैं फ्लैट वगैरह को दे दिए, मैंने इसके लिए पैसे नहीं दिए। तो ये तभी पता चल पाएगा अगर आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम साउंड है। ठीक है ना? चलो जी बस यही है। फॉर दिस पर्पज देयर इज अ नीड फॉर अ वेल स्ट्रक्चर्ड एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी। चलो, आपका क्या कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी का थ्योरेटिकल लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके इंटरव्यू के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट ये है ही है। चलो, इस सेशन को यहीं पे रुकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।